वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। आज से हम 11th NCERT बायो में नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। हमने अभी तक प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी यानी उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस और उनके एनाटमी यानी उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को रीड कर लिया है। आज से हम प्लांट्स की फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। फिजियोलॉजी का मतलब आप जानते हो फंक्शनिंग। जैसे हम अगर जोलॉजी में बात करें, हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में 7 सिस्टम्स हम पढ़ते हैं: डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, लोकोमोटरी, नर्वस सिस्टम एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, दैट इज एंडोक्राइनल सिस्टम। ये हमारी बॉडी की इंटरनल फंक्शनिंग से रिलेटेड है कि हम कैसे जो फूड लेते हैं वो डाइजेस्ट होता है, उससे कैसे हमें एनर्जी मिलती है, हम कैसे गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, कैसे हार्ट ब्लड पंप करता है, एंड ऑल दिस। इसी तरह से अभी तक हमने प्लांट के एक्सटर्नल अपीयरेंस और इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ लिया है। अब हम प्लांट की फंक्शनिंग को डिस्कस करेंगे। इसमें एनसीईआरटी के अंडर 5 चैप्टर्स आते हैं, बहुत आसान है याद रखना। हमारे में पहला हम क्या पढ़ते हैं? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, चैप्टर नंबर 16 ऑफ एनसीईआरटी। प्लांट्स में भी ऐसे ही, क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा चैप्टर ऐड हो गया फोटोसिंथेसिस। है फूड से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, बट एक ऐड हो गया फोटोसिंथेसिस प्लस मिनरल न्यूट्रिशन। तो ये 2 चैप्टर्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए। फिर हम हमारे में पढ़ते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन का। ऐसे ही प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, जिसमें हम क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, उन सबको बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक और स्टोरीज के साथ लर्न करेंगे। फिर हमारे में होता है लोकोमोटरी। अब यहाँ पर तो कोई लोकोमोटरी हो नहीं सकता क्योंकि प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो नहीं होगा। फिर हमारे में होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लांट्स में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, प्लांट के पास कोई हार्ट नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है, लेकिन प्लांट्स में भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होना है। तो ये 4th चैप्टर हो गया जिसे हम एक्चुअली आज स्टार्ट करने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है, जिनकी हेल्प से हम ग्रो करते हैं, हॉर्मोन्स वगैरह की जब हम बात करते हैं, ऐसे ही प्लांट में भी प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट हॉर्मोन्स। सो ये 5 चैप्टर्स आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंडर। अगर हम इन 5 चैप्टर्स को मिलाकर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर कंसर्न्ड। इन 5 से मिलाकर 6 to 8 क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं कभी। सबसे अच्छी बात यह कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमें समझने हैं। रटने का काम कम है क्योंकि मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में आप बहुत सारा रटते हुए आ रहे हो, इसमें रटने का काम कम है, समझने का काम ज़्यादा है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आइए आज हम फर्स्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर इन प्लांट फिजियोलॉजी, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। नाउ यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट। अब इसका क्या मतलब है भाई? बहुत सिंपल सी बात है। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? मुझे यहाँ से लेट्स से कोटा जाना है या मुझे यहाँ से बैंगलोर जाना है, तो मेरे पास बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आई कैन गो बाय एयर, आई कैन गो बाय बस, आई कैन गो बाय ट्रेन, राइट। और अगर बहुत पास में ही जाना है तो कभी कभी आपने सुना होगा लोग पैदल यात्रा भी निकालते हैं रिलीजियस प्लेसेस के लिए। सो आई कैन गो बाय वॉकिंग। ये सब तरीके हैं, मीन्स हैं, जिससे कि मैं जहाँ पर हूँ वहां से जहां मुझे जाना है वहां पहुंच सकूं। इसी तरह प्लांट के अंदर बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस हैं जो सब्सटेंसेस को ट्रैवल करने हैं। जैसे हम जानते हैं कि रूट्स मिट्टी के अंदर है, सॉइल के अंदर है, वहां से वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगी और वो प्लांट की स्टेम, लीव्स, एक एक टिप ऑफ द स्टेम तक उसे पहुंचाना है। अब आप इमेजिन करिए, प्लांट्स तो कितने लंबे लंबे होते हैं। हमारी हाइट तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है? 6 फीट एवरेज। तो हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ों को, सब्सटेंसेस को सर्कुलेट करना है, ट्रांसफ़र होना है, ट्रांसपोर्ट होना है, वो इस 6 फीट लंबी बॉडी में होना है। पर प्लांट की तो एक एवरेज प्लांट की हाइट ही हमसे ज़्यादा होती है। लंबे लंबे तो पेड़ हटा ही दीजिए, कितने लंबे होते हैं। तो इतने लंबे लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करना है तो ज़रूर वहाँ पर कुछ स्पेशल मैकेनिज्म होगा। दूसरा, प्लांट के पास कोई हार्ट नहीं है जो पंपिंग ऑर्गन हो कि जो पंप कर दे और दूर तक सब्सटेंसेस को कैरी करवा दे। तो फिर कैसे होता है ट्रांसपोर्ट प्लांट्स के अंदर और किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है? आइए पहले हम उसे समझते हैं। सो लेट अस राइट डाउन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स? ट्रांसपोर्ट का सिंपल सा मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
substances from one place to another. one place कौन सी है? जहां पर कि वो प्रेजेंट है और या बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, और कहां पहुंचना है? जहां वो रिक्वायर्ड है. फ्रॉम प्लेस ऑफ फॉर्मेशन टू प्लेस ऑफ रिक्वायरमेंट और नीड, जहां उनकी जरूरत है, सब जगह पहुंचेंगे वो. सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी रटने जैसा नहीं है, ना इसको कोई पूछा जाता है. अब इंपॉर्टेंट ये है कि किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होना है प्लांट्स में. आइए देखते हैं. सो सब्सटेंसेस टू बी ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स. अब हम पूरी एनाटॉमी पढ़ चुके हैं. बताइए क्या क्या सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होगा. आपने कंडक्टिंग टिश्यू या वस्कुलर टिश्यू में हमने दो पढ़े, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं. जाइलम में वाटर एंड मिनरल्स जो रूट सॉइल से एब्जॉर्ब कर रही हैं, उसे स्टेम और लीव्स तक पहुंचाना है. सो पहला सब्सटेंस क्या है? वाटर. वाटर, और वाटर के साथ सेकेंड हो जाएगा मिनरल न्यूट्रिएंट्स. मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो रूट्स पहुंचाएंगी पूरी अपर प्लांट बॉडी को. ऐसे ही मैंने आपको बताया था एनाटॉमी में लीव्स में खाना बन रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है. याद है वहां पर ग्राउंड टिश्यू है, उसमें क्लोरोप्लास्ट है, सनलाइट ट्रैप होगी, CO2 + H2O से फूड बनेगा. वो फूड तो लीफ में बन रहा है, लेकिन उस खाने की जरूरत स्टेम में है, रूट्स में है. हर सेल को चाहिए, तभी तो वो ATP जनरेट करेगा और उससे काम करेगा. प्लस हमने देखा है जैसे अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड रूट्स हैं, जहाँ पर फूड का स्टोरेज भी होता है, तो वहाँ तक भी उस खाने को पहुँचना पड़ेगा, स्टोर्ड ऑर्गन तक, स्टोरेज ऑर्गन तक. तभी तो जब ज़रूरत पड़ेगी, इमरजेंसी होगी, तो उस स्टोरेज ऑर्गन से वो वापस पूरी प्लांट बॉडी में जाएगा. तो बेसिकली थर्ड आइटम क्या हो जाएगा? फूड. और फूड हम किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन होता है, ऑर्गेनिक, क्योंकि क्या बन रहा है? ग्लूकोज, C6H12O6. सो कार्बन, कार्बन मीन्स ऑर्गेनिक. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. इन्हें भी ट्रांसपोर्ट होना है. और क्या ट्रांसपोर्ट होना है? अब आप कहोगे बस यही तो पढ़ा था, वाटर एंड मिनरल्स बाय जाइलम एंड फूड दैट इज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय फ्लोएम. बिल्कुल सही है. स्टूडेंट्स, प्लांट की ग्रोथ के लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे बॉडी में भी होता है, हार्मोन्स, जिन्हें प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं. वो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं. तो वो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, वो भी तो एक जगह कहीं ना कहीं बनेंगे, फॉर्म होंगे, और पूरी प्लांट बॉडी में जहां भी उनकी रिक्वायरमेंट है वहां पहुंचेंगे. तो उन्हीं का भी तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. तो फोर्थ हो गया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और हार्मोन्स. राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी की लाइंस हैं कि क्या क्या सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट होना है. मेरे साथ एक बार रिपीट करिए. वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और हार्मोन्स. और क्यों हम ये सब कुछ अब पढ़ने वाले हैं? क्योंकि एक तो प्लांट में बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और प्लांट के पास खुद का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई हार्ट, ब्लड वेसल्स नहीं है. ये दो पॉइंट्स भी याद होने चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. अब कैसे, कितने टाइप का ट्रांसपोर्ट हो, आइए इसको समझते हैं पहले. सो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब जब भी हम किसी चीज का, इतना अब आप समझ चुके हो इतनी सारी बॉटनी जूलॉजी पढ़ने के बाद, कि जब भी हम टाइप्स लिखते हैं तो कोई ना कोई बेसिस होता है जिस बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं. यहां पर बेसिस ये है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड. अब आप कहोगे अभी अभी तो आपने बताया मैम कि बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस करना है. बिल्कुल, वाटर को, फूड को बहुत लंबा डिस्टेंस करना है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी तो होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, इस सेल के अंदर कोई मटेरियल बना, सेल के अंदर ही सपोज ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है प्लांट का, ये सब्सटेंस बना यहाँ है, पर यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो इसे इधर जाना पड़ेगा, और ये तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है. एनिमल्स में भी होता है विद इन द सेल जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, या हो सकता है इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ बाहर हो तो इसे बाहर निकल के जाना पड़ेगा, यानी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, अक्रॉस द मेम्ब्रेन. या
हो सकता है ये पूरा एक टिश्यू है जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं और इस सेल में वो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और इस सेल में रिक्वायर्ड है, तो भी फ्रॉम वन सेल टू अनदर जाना पड़ेगा। और ये बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं। इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये शॉर्ट डिस्टेंस है। हाँ, ये वैसा नहीं है कि रूट्स ने पानी एब्जॉर्ब किया और स्टेम और लीफ तक पहुंचाया, वो लॉन्ग डिस्टेंस है। या फूड बनाया लीफ ने और वो रूट स्टेम सब तक पहुंचाया, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस है। तो दो टाइप के ट्रांसपोर्ट हो गए कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है इस बेसिस पर, शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस। आइए लिखते हैं। सो फर्स्ट इज शॉर्ट, या स्मॉल भी लिखा होता है कई बार, स्मॉल या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्या क्या होगा इसमें? ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल, ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल, यानी सेल के अंदर ही जब कोई सब्सटेंस इधर से उधर जाएगा, विद इन द सेल। देन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, अक्रॉस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को पार करके जाएगा। ऐसा भी हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर कोई मटेरियल बने, हम जानते हैं जैसे डीएनए से आरएनए न्यूक्लियस में बना, और अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, यूकेरियोटिक सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, प्लांट सेल की बात कर रही हूं, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। ये भी क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, अक्रॉस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब कोई भी मेम्ब्रेन हो सकती है, ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन भी हो सकती है, सेल की मेम्ब्रेन भी हो सकती है। तो पहला विद इन द सेल, अक्रॉस मेम्ब्रेन, एंड देन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल में, विद इन अ टिश्यू, एक टिश्यू के अंदर। और टिश्यू क्या है हम जानते हैं, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, विद इन अ टिश्यू। ये अच्छे से याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, दिखने में बड़ा आसान लगता है भी आसान, पर क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। इन सब जगह पर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, थोड़ी सी डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी के लिए हो रहा है, उसे कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जबकि सेकंड है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लंबी लंबी दूरी जब तय होगी। इसका एक और नाम है, दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। अब कैसे इस नाम को याद करें भाई? बड़ा आसान है। हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट जूलॉजी में मैंने आपको बताया था, मूवमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज का मूव करना, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है। लेकिन लोकोमोशन क्या है? एक ऐसा मूवमेंट जिसमें चेंज ऑफ प्लेस हो। जैसे ये मूवमेंट है, लेकिन मेरा हाथ यहीं का यहीं है, लेकिन अगर मैं यहां से यहां मूव कर जाऊं, ये देखें आप इधर, तो ये क्या हो रहा है? ये मैं एक जगह से दूसरी जगह पर ये मैं मूव कर गई। ऐसे मूवमेंट को हमने लोकोमोशन कहा था। यहां क्या हो रहा है? लंबा डिस्टेंस है, पानी मिट्टी के नीचे था, वहां से एब्जॉर्ब हुआ और पत्ती तक, स्टेम तक पहुंच रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, पास में नहीं, बहुत दूर। लोकोमोशन, तो वहां से उठा लिया लोकेशन। ट्रांस मीन्स चेंज होना, लोकेशन ही चेंज हो गई, ट्रांसफर हो गया। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को ही कहते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसलोकेशन, राइट। और ये क्या होगा? दिस अकर्स बाय मीन्स ऑफ वस्कुलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, यहां इन्वॉल्व होंगे वो वस्कुलर टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। हम पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोएम, बट यहां पर ऐसा नहीं होता है। इतने थोड़े से डिस्टेंस के लिए विद इन द सेल कोई जाइलम नहीं ट्रांसपोर्ट करने वाला। याद है, जाइलम वेसल तो पूरा एक ऐसा लॉन्गिट्यूडनल पाथवे बनाती है जिससे पानी ऊपर जाता है, या फ्लोएम खाना आता है। ये तो बहुत पास का डिस्टेंस है, ये कैसे होगा? दिस अकर्स बाय ये क्वेश्चंस आते हैं डिफ्यूजन, क्या होता है हम पढ़ेंगे, और बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और जब भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होगी तो हेल्प करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थोड़ा बहुत एटीपी का यूज भी हो सकता है, हम पढ़ेंगे। डिफ्यूजन तो टोटल पैसिव होता है,
एटीपी यूज़ नहीं होती, एनर्जी खर्च नहीं होती है, बट थोड़े बहुत एनर्जी खर्च कर कर भी ये शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रैवल होते हैं. सो सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स. शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में जाइलम फ्लोएम रोल प्ले नहीं करते हैं. दे आर नॉट रिक्वायर्ड. ये होगा डिफ्यूजन से या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एडेड और सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं. हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें ये समझना है कि जाइलम से कैसे पहले रूट एब्जॉर्ब कर रही हैं, नॉट जाइलम के थ्रू, जाइलम तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करेगा. रूट कैसे, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि रूट कैसे सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे, क्या प्रेशर्स हैं, कब रूट ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेंगी, कब कम एब्जॉर्ब करेंगी, कितना एब्जॉर्ब करेंगी, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे जाइलम से कैसे वाटर एंड मिनरल्स रूट से स्टेम और लीव्स तक जाएंगे. फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे लीव्स से फूड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लीव से सब जगह जाएंगे. ये सब कुछ हम लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ेंगे. बट अभी हमें क्या पढ़ना है? हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कैसे ये चीज़ों के सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. बट इसके पहले आइए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, एंड दैट इज डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट. डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट. नीट 2019 में इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है. देखिए बहुत सिंपल सी बात है. सपोज ये ग्राउंड है, ये अंडर सॉइल है या अबव सॉइल है, ये ग्राउंड लेवल है. अब यहाँ इसमें एक पेड़ लगा हुआ है. लेट अस सपोज ये उसकी रूट्स हैं, ये उसकी रूट्स हैं और ये स्टेम है, और स्टेम फिर आगे लीव्स में और ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है. एक रफ सा डायग्राम बनाती हूं मैं. तो अब क्या हो रहा है, सॉइल से, ये सॉइल है, यहां से वाटर एंड मिनरल्स किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होंगे बताइए. हमेशा एक ही डायरेक्शन है, रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा. और कोई तो जगह ही नहीं है, नीचे तो जाएगा नहीं, जमीन से तो खुद ही वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो वो या तो लीव्स तक पहुंचेगा लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, या सपोज यहां लीफ नहीं है, लेट्स से ये एक ब्रांच है, इसकी ग्रोइंग टिप तक पहुंचेगा. बट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रॉम डाउन टू अप, यूनी डायरेक्शनल. तो मैं यहां पर लिखती हूं फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्ट एक ही बात है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय जाइलम इज, क्या लिखें, कितने डायरेक्शंस में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शनल. और इसको रटने की जरूरत नहीं है, इज यूनी डायरेक्शनल. दैट इज फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स. भाई जहां से पानी लिया जा रहा है वहां से और ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जाइलम से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर एंड मिनरल्स का, वो यूनी डायरेक्शनल है. बहुत इंपॉर्टेंट है, रटना तो नहीं पड़ेगा. अब जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है उसकी बात करते हैं. फूड कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, सपोज यहाँ लीव में सिंथेसाइज हुआ. अब वो फूड कहाँ कहाँ जाएगा, देखिए वो नीचे आएगा रूट्स तक, क्योंकि रूट के सेल्स को भी तो चाहिए, और हो सकता है कुछ रूट्स में अंडरग्राउंड जो मॉडिफिकेशंस है वहाँ स्टोर भी हो जाए. जैसे हम रेडिश मूली जो खाते हैं, अंडरग्राउंड रूट है, उसमें फूड स्टोर हो जाता है. सो वो नीचे की तरफ आएगा. ये एक डायरेक्शन हो गई, राइट. नाउ हो सकता है यहां पर कोई स्टेम है ऊपर की तरफ, वहां तक खाना तो सब जगह चाहिए, तो वो ऐसे भी जाएगा लाइक दिस. ये भी एक डायरेक्शन है. वो साइड्स में भी जाएगा. लेट्स से यहां पर भी कोई ब्रांच होती तो यहां पर भी ऐसे आया नीचे फूड और फिर इस ब्रांच तक पहुंचा. तो कैसा डायरेक्शन है, मल्टी डायरेक्शनल. ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, साइड्स में भी जा रहा है. तो अब मैं यहां पर सेकेंड पॉइंट लिखती हूं. लेट मी राइट हियर बी, दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक
nutrients and sometimes mineral nutrients also, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, एनसीईआरटी की लाइन है, and mineral nutrients is multi-directional, right? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन क्या आया हुआ था कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है उनका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, नीट 2019 का ही क्वेश्चन है। वहाँ मल्टी डायरेक्शनल ऑप्शन था ही नहीं, वहाँ यूनी डायरेक्शनल था, बाई डायरेक्शनल था और दो कुछ और थे। एक तो था शायद एक समथिंग वाज 2 अदर ऑप्शंस, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली राइट नाउ। तो वहाँ आंसर क्या हो जाता है, बाई डायरेक्शनल, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, क्योंकि मल्टी डायरेक्शनल नहीं है। तो वहाँ पर बेस्ट चॉइस बाई डायरेक्शनल हो गई। हम डिस्कस करेंगे इसे फिर से। नाउ यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं, दैट इज वाटर एंड मिनरल्स जो हैं, रूटेड प्लांट अगर है, एनसीईआरटी की लाइन है, यानी रूट्स वाला प्लांट है। अब आप कहोगे सारे प्लांट्स रूट वाले होते हैं, नहीं, कुछ एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं पानी वाले जो फ्लोटिंग होते हैं, जिनमें रूट्स नीचे धसी हुई नहीं है। जब तक रूटेड प्लांट नहीं है, रूटेड प्लांट ही तो मिट्टी के अंदर धसा हुआ है, रूट्स एम्बेडेड है, तभी तो वो वाटर एब्जॉर्ब करेंगी। सो इन रूटेड प्लांट्स, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसका क्या मतलब है वो हमने समझा। इन रूटेड प्लांट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स through xylem occurs from roots to stem and leaves। ये तो हम जानते हैं, वैसे हमने एनाटॉमी में भी पढ़ा है, बट इंपॉर्टेंट है ये लिखना। कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है और किसका हो रहा है, वाटर एंड मिनरल्स का। मैंने कहा था ना प्लांट्स हमेशा बिस्लरी का पानी पीते हैं। नाउ कुछ और पॉइंट्स हम लिखते हैं, लेट मी राइट हियर। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक यानी फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर्स, बताइए बाय क्या लिखूं, फ्लोएम, याद है सीव ट्यूब एलिमेंट्स वगैरह, बाय फ्लोएम फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अदर पार्ट्स क्यों लिखा, क्योंकि ये रूट में भी जाएगा नीचे, ये स्टेम में जाएगा, ब्रांचेस में जाएगा, स्टोरेज ऑर्गन्स में जाएगा, सब जगह जाएगा। सो लेट अस अंडरलाइन, वाटर एंड मिनरल्स का जाइलम के थ्रू, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का फ्लोएम के थ्रू, और किस ऑर्गन से किस ऑर्गन में जा रहा है वो भी हमने लिख दिया। हमने बात की थी 4 सब्सटेंसेस हैं जिन्हें ट्रांसपोर्ट होना है। वाटर एंड मिनरल्स हमने डिस्कस कर लिया, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हमने डिस्कस कर लिया। नाउ व्हाट अबाउट दोज प्लांट हार्मोन्स। स्टूडेंट्स जो प्लांट हार्मोन्स हैं, नाउ लेट मी राइट हियर, वो जनरली यूनिडायरेक्शनल फ्लो शो करते हैं, यानी कि जहां वो बन रहे हैं, जहां भी उनका प्रोडक्शन हो रहा है, वहां से जहां वो रिक्वायर्ड है। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो पानी वाटर मिनरल्स की तरह नीचे से ऊपर ही जाएगा, या वो फूड की तरह एनी डायरेक्शन में जाएगा। सपोज करो वो यहां बना और यहां रिक्वायर्ड है तो ऐसे आ जाएगा, सपोज करो यहां बना और यहां रिक्वायर्ड है तो ऐसे चला जाएगा। तो हम उसे मल्टी डायरेक्शनल नहीं बोलेंगे, है यूनिडायरेक्शनल। एक हार्मोन एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो इट इज यूनिडायरेक्शनल। सो नाउ लेट्स राइट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और हॉर्मोन्स एक ही बात है, मैं एक ही नाम लिख रही हूं। रेगुलेटर्स यूजुअली शो unidirectional transport, that is from place of formation, जहां भी बन रहे हैं, to place of requirement, या जहां भी वो needed है, to place where they are needed। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी यूनिडायरेक्शनल शो करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इमेजिन करो, आप इस पेड़ को एक सड़क की तरह इमेजिन करिए, एक रोड है, एक चौराहा है, और देखिए कैसे ट्रैफिक मूव कर रहा है। फ्लोएम्स की लाइंस बिछी हुई हैं, सब जगह खाना जा रहा है, इधर से उधर गाड़ियां भाग रही हैं, फ्लोएम।
कुछ गाड़ियां हैं जो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, जाइलम, पानी, वाटर मिनरल्स लेके। अलग अलग गाड़ियां हैं जो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं पर अलग अलग, कोई गाड़ी यहां से यहां, कोई गाड़ी यहां से यहां, और इन सब में प्लांट हार्मोन्स हैं। तो बेसिकली कितना एक ट्रैफिक जैम जैसा नहीं हो गया ये? तो इसीलिए कहते हैं कि प्लांट्स में कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ सब्सटेंसेस है। ये लाइन है एनसीईआरटी की, रटने की जरूरत नहीं है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ सब्सटेंसेस बिकॉज अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग जगह मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बट इट इज वेरी ऑर्डरली। सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान्ड है, ऐसा रैंडम नहीं है कि कोई भी गाड़ी कहीं भी भगने लग गई अचानक से। बिल्कुल डिसाइडेड है कि ये रेड वाली कार जो है ये यहां से यहां जाएगी, ये ग्रीन वाली कार यहां से यहां जाएगी, ये बाइक यहां से यहां जाएगी, पानी यहां से यहां ही जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा, सब कुछ। सो बहुत ऑर्डरली है, सब कुछ बहुत प्लान्ड है, बट हाँ उलझा हुआ है, कॉम्प्लेक्स है। इट इज नॉट वेरी सिंपल, आपको समझना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू राइट दिस। और हर समय पर आप देख रहे हैं कि हर सेल में कुछ चीजें आ रही हैं और कुछ चीजें उससे जा रही हैं। जैसे सपोज यहाँ रूट का सेल है तो उसे फूड मिल रहा है, उसे कुछ हार्मोन्स मिल रहे होंगे, वो वाटर को आगे ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। ऐसे ही लीफ का सेल है, उसे वाटर मिल रहा होगा, हार्मोन्स मिल रहे होंगे, और वो फूड जो बना रहा है उसे ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। सो cells are receiving some substances, they are giving out some substances. It's a complex traffic but very very orderly. Please note this. तो आइए अब इस कॉन्सेप्ट को क्विकली हम लोग एक बार समराइज वे में लिख लेते हैं। प्लीज सी हियर। सो ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम यानी वाटर एंड मिनरल्स, क्या आंसर लिखोगे? यूनिडायरेक्शनल। नाउ ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम, थ्रू फ्लोएम क्या लिखेंगे? थ्रू फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल। अगर मल्टी डायरेक्शनल नहीं आए ऑप्शन में तो बाय डायरेक्शनल हो जाएगा, बट हाँ ऑफकोर्स यूनिडायरेक्शनल कभी नहीं होगा। सो यूनिडायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, बताइए क्या पढ़ा है? यूनिडायरेक्शनल। दिस इज यूनिडायरेक्शनल। इसका एक और नाम लिखते हैं स्टूडेंट्स, एक और तरह से क्वेश्चन आ सकता है, पोलराइज्ड मैनर में ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल। पोल मतलब एक वो एरिया जहां ये प्रोड्यूस हो रहे हैं टू अनदर एरिया वेयर दे आर रिक्वायर्ड। और क्योंकि ये हॉर्मोन्स हैं, हमने ज़ूलॉजी में भी पढ़ा है, हॉर्मोन्स हमेशा बहुत लिटिल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, तो इनके साथ भी वो पॉइंट एप्लीकेबल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे आर ट्रांसपोर्टेशन इज स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड, यानी एक पोल से दूसरे पोल की तरफ, दैट इज यूनिडायरेक्शनल मैनर, यूनिडायरेक्शनल मैनर, राइट? पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल एंड इन स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट। सभी हॉर्मोन्स चाहे ह्यूमंस में हो चाहे प्लांट्स में हो, इन वेरी स्मॉल अमाउंट from where they are produced to where they are required. This is also very important. ये सारे questions हैं जो हम discuss कर रहे हैं. So now what we can say that in plants there is a complex traffic of compounds or substances. Complex traffic of compounds or substances. बट इट इज वेरी ऑर्डरली। बट ट्रैफिक है लेकिन उल्टा सीधा नहीं है, बट वेरी ऑर्डरली इन डिफरेंट डायरेक्शंस। कैसा ट्रैफिक है? अलग अलग डायरेक्शंस में है, कोई चीज ऊपर से नीचे, कोई नीचे से ऊपर, कोई साइड्स में, इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो ईच ऑर्गन is receiving some substance and giving out some substance, right? Receiving some substance and giving out some substances. तो कैसा ट्रैफिक है? कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक है बट ऑर्डरली ट्रैफिक है।
एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स, जब पेड़ का कोई भी पार्ट बूढ़ा होने लगता है, एज होने लगती है, उम्र होने लगती है, तो अगर वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स, न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड हैं, उन्हें भी वहाँ से मूव करा जाता है जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं उसकी तरफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेम है जो ओल्ड हो रही है, जो लीफ है ओल्ड हो रही है, फॉल होने वाली है, तो उसका जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा ग्रोइंग पार्ट की तरफ। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सेनेसेंस मतलब एजिंग, उम्र होना, ये मैंने आपको ज़ूलॉजी में पढ़ाया है। सेनेसेंस 12th क्लास में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ते हैं, सॉरी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में पढ़ते हैं। सो व्हेन एनी प्लांट पार्ट undergoes senescence, that is aging, then what happens? The nutrients stored there are moved। वही वाली बात है, कोई घर है पुराना हो रहा है, जर्जर स्थिति में है, ऐसा लग रहा है कि इस बार अगर तेज बारिश हुई या तूफान आया तो ये गिर जाएगा, तो वहां का सामान निकाल लेंगे इंपॉर्टेंट, और सबका सब सामान दूसरे घर में ट्रांसफर कर देंगे। सो दे आर, द न्यूट्रिएंट्स आर मूव्ड अवे टू ग्रोइंग पार्ट्स। तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन इस तरह से भी होता है। सिर्फ जरूरी नहीं है कि हमेशा वाटर और फूड का हो रहा है, इस तरह से भी होता है। प्लस जो स्टोर्ड पार्ट है वहां पे भी जो सब्सटेंस स्टोर कर दिया गया है, जैसे अंडरग्राउंड रूट, अंडरग्राउंड स्टेम, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो उसी स्टोर्ड फूड को फिर प्लांट्स यूज करते हैं, वो भी सब कुछ मूव हो रहा है। सो न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड आर मूव्ड अवे टू ग्रोइंग पार्ट्स। तो अभी तक यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या समझा? हमने समझा कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, बट इन्हें बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करने हैं। हमने समझा कि 4 थिंग्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड: वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स और रेगुलेटर्स। हमने समझा कि डिस्टेंस ट्रैवल के बेसिस पे 2 टाइप्स का ट्रांसपोर्ट है, शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम के मीन से होगा। शॉर्ट डिस्टेंस विद इन द सेल, अक्रॉस द मेम्ब्रेन या फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इन अ टिश्यू होता है। ये डिफ्यूजन या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग विच इज हेल्प्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। हमने समझा कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे हो सकती है। तो प्लांट्स में एक कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक है, बट वेरी वेरी ऑर्डरली ट्रैफिक इज देयर। अब सवाल उठता है कि ये जो सब ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये कैसे होगा? व्हाट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? जैसे मुझे, वापस वही एग्जाम्पल है, मुझे यहाँ से बैंगलोर जाना है, आई कैन टेक बस, आई कैन टेक ट्रेन, आई कैन टेक फ्लाइट। ऐसे ही प्लांट्स में ऑफकोर्स जाइलम फ्लोएम तो हेल्प करते ही हैं, जिसको हम डिटेल में लेटर पार्ट में पढ़ेंगे। बट और क्या प्रोसेसेस हैं, जैसे डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये सब क्या बलाएं हैं, इन पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोट दिस। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप बुक में देखेंगे तो उसमें डायरेक्टली जो है यहाँ देखें दिया हुआ है कि इसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन स्टार्ट कर दिया है। लेकिन मैं डिफ्यूजन से डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करूँगी, क्योंकि बार बार कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आएगी जिसके मतलब हमें पता होने चाहिए, जैसे कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ग्रेडियंट, इक्विलिब्रियम। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें बार बार तंग करते हैं, ये हर जगह आएंगे। तो आइए पहले हम उन्हें एक बार समझ के ख़त्म कर देते हैं। उनका बेसिक्स हो सकता है आपकी केमिस्ट्री की नॉलेज अच्छी हो, आपको ये ऑलरेडी पता हो, बट इट इज़ माय ड्यूटी कि मैं एक बार आपको बेसिक समझा दूं, ताकि हम इनकी गलतियां कभी नहीं करें जब इन पर क्वेश्चंस आए। आइए कुछ वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड है सॉल्यूशन, सेकेंड वर्ड है सॉल्वेंट, और एक थर्ड वर्ड है सॉल्यूट। इनको एक बार समझ के ख़त्म कर देते हैं। आपको गर्मियों का टाइम है, बहुत गर्मी लग रही है, कुछ पीने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा नमक भी चाहिए, थोड़ी शक्कर भी चाहिए, NaCl भी चाहिए, शुगर भी चाहिए। आपने ठंडा पानी लिया, शुगर घोली, नमक घोला, क्या बना रही हूँ मैं? शिकंजी बना ली। तो जो इसमें जो लिक्विड पार्ट आपने लिया, आपने क्या लिया? वाटर लिया। हो सकता है आप सोडा में बनाते तो वो सोडा, या हो सकता है आपने लेट्स से रसना लिया,
और रसना में आपने कुछ और ऐड करा तो वो रसना, जो भी आप लिक्विड पार्ट लेते हो उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। सो दिस इज द लिक्विड पार्ट। और उसके अंदर जो भी आपने घोला, चाहे आपने शक्कर घोली, नमक घोला, कुछ भी जो भी आप घोल रहे हो, दिस इज द सॉलिड पार्ट, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो शिकंजी में पानी हो गया सॉल्वेंट, और चीनी अगर आप मिला रहे हो या नमक मिला रहे हो, जो भी आप मिला रहे हो वो सॉल्यूट हो गया। या आपने इलेक्ट्रॉल का पाउडर आप बाजार से लेकर आए, आपने एक गिलास पानी, 1 लीटर पानी लिया, उसमें इलेक्ट्रॉल का सैशे घोल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्मियों में हमेशा साथ रखो। तो जो पानी है वो सॉल्वेंट हो गया, जो इलेक्ट्रॉल के पाउडर आपने उसमें डाला, सॉलिड ही है वो, भले ही बहुत छोटा सा फाइन है, पाउडर है बट सॉलिड है, वो सॉल्यूट हो गया। जब ये दोनों मिल गए और शिकंजी बन गई तो वो सॉल्यूशन हो गया। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्वेंट प्लस उसके अंदर जो भी आपने सॉल्यूट मिला दिया उसे सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये 3 वर्ड्स हमें क्लियर हो गए, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब नेक्स्ट वर्ड जो हमें बार बार तंग करेगा वो है कॉन्सेंट्रेशन, और एक वर्ड हम देखेंगे ग्रेडियंट, और फिर हम 3 वर्ड्स और देखेंगे, हाइपरटोनिक। इनको बहुत अच्छे से समझ लेना, ये समझ लिया ना तो ऑस्मोसिस वगैरह में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, इनका क्या मतलब है समझिए। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है? जब आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स भर जाएं तो हम क्या बोलते हैं कि मेरा माइंड बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। आप अभी अगर मुझे सुन रहे हैं बहुत ध्यान से और मेरा सारा कुछ पढ़ाया हुआ अपने दिमाग के अंदर ले रहे हैं, यानी बहुत सारे थॉट्स आपके अंदर जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मेरा माइंड कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन अगर ज़्यादा थॉट्स नहीं जा रहे हैं मेरे आप तक, आपका दिमाग शायद कहीं और भी है, मेरे विचार ज़्यादा घुस नहीं रहे हैं, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेस है। ऐसे ही एक सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड कितना है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, यानी इनका रेशियो क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, यहाँ देखिएगा, ये हमने 2 सॉल्यूशंस लिए, मैं बोल रही हूँ हमने सॉल्यूशन लिए। सॉल्यूशन का क्या मतलब है, यहाँ पे देखें, नोट करें। इधर आप एक काम करो, आप इसको नोट करो पहले। तो हम बात कर रहे हैं कि हमने 2 सॉल्यूशंस लिए। सॉल्यूशंस मतलब इसमें कोई लिक्विड पार्ट भी है और इसमें कोई सॉलिड पार्ट भी है, ठीक है। सपोज करो ये हमने इसे फिल कर दिया, शिकंजी भर देते हैं। अब इसमें मैंने 1 लीटर वाटर लिया है, यहाँ पे भी 1 लीटर वाटर लिया, और इस 1 लीटर पानी में सपोज यहाँ पर मैंने 2 चम्मच यानी 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड की, यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड की, और मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या कौन सा ज़्यादा मीठा है, तो आप क्या कहोगे? ये वाला, क्योंकि दोनों में सॉल्वेंट बराबर है 1-1 लीटर, बट इसमें सॉलिड पार्ट कम है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ। सॉलिड को वही थॉट्स से समझो, जितने ज़्यादा थॉट्स आप मेरे ले रहे हो उतना आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो, जितना ज़्यादा सॉलिड है उतना ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेटेड हो। तो आप क्या कहोगे कि ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि इसमें सॉलिड कम है, और ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, हमेशा कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो ये क्योंकि इसमें सॉलिड ज़्यादा है। ये इन 2 का आपस में कंपैरिजन है, ये इससे कम कॉन्सेंट्रेटेड है, ये इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हो सकता है कि मैं यहाँ पर एक और बीकर बना दूँ, एक और सॉल्यूशन बना दूँ, और उसमें मैं 1 लीटर वाटर एंड 4 टेबल स्पून शुगर डाल दूँ, तो क्या होगा? तो अब ये इससे लेस कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा और ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो हमेशा जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन, ग्रेडियंट, ऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक ये सब बातें करते हैं तो हम 2 सॉल्यूशंस को कंपेयर करते हुए ही करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, राइट नाउ। तो बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, आपने जो मुझे दिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट। दिस इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड, दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि इसमें सॉलिड ज़्यादा है, इसमें सॉलिड कम है। मैं सेकेंड सिचुएशन देती हूँ। लेट मी गिव यू 1 मोर सिचुएशन। ये 2 मैंने फिर से सॉल्यूशंस बनाए, इसमें मैंने 1 लीटर वाटर लिया और उसमें मैंने वही सेम
2 टेबल स्पून शुगर डाल दी। यहां पर मैंने 2 लीटर वाटर लिया, 2 लीटर, 1 लीटर नहीं, 2 लीटर, और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दी। अब क्या बोलोगे? ये तो बहुत सिंपल था। जहां सॉल्वेंट बराबर था, जिसमें ज्यादा सॉलिड है, ज्यादा सोल्यूट है, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। इसमें क्या कहोगे आप? कौन सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है? कौन सा पानी पीने पे आपको मिठास ज्यादा लगेगी? सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट आपको ज्यादा फील होगा? बताइए। 1 लीटर पानी में 2 चम्मच शक्कर या 2 लीटर पानी में 2 चम्मच शक्कर? आप बोलोगे मैम ये। नाउ दिस बिकम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड इसके कंपैरिजन में, एंड दिस बिकम्स लेस कॉन्सेंट्रेटेड। क्यों? क्योंकि 2 लीटर में 2 चम्मच है, 2 लीटर में 2 चम्मच, यानी कि 1 लीटर में कितना हो गया? कंपैरिजन हमेशा सेम चीज में करते हैं, तो 1 लीटर में 2/2 यानी 1 ही चम्मच हुआ, जबकि यहां पर 1 लीटर में 2 चम्मच है, तो ये डिफरेंस हो गया। तो अब हमें क्या समझ में आया कि अगर सॉल्वेंट का अमाउंट बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं? दैट कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, राइट? लेकिन अगर सॉल्यूट बराबर है, सॉल्वेंट से कंपेयर कर रहे हैं केवल, तो जहां सॉल्वेंट कम है वहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं that concentration is inversely proportional to the amount of solvent। यहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट कांस्टेंट रहेगा, पानी बराबर है तो जिसमें शक्कर ज्यादा वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। यहां पर शक्कर का अमाउंट बराबर है तो जिसमें पानी कम उसका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, वो ज्यादा मीठा। यानी अब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इनका रेशियो हमें हमेशा निकालना पड़ेगा। इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। जैसे यहां पर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो क्या है? 1/2, 1 लीटर में 2 चम्मच है, सो 2 स्पून्स सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, 2/1। यहां पर क्या है? 2 स्पून अपॉन 2 लीटर, 2/2, ये 2/1 यानी 2 हो गया, 2/2 यानी 1 हो गया। कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इवन केमिस्ट्री में हेल्प होती है, आपने पढ़ा ही होगा ये चीज। हमेशा पहले कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को उसमें हम अकाउंट में लेते हैं। तो अब हम डेफिनेशन लिख सकते हैं दैट व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, पर बस इतना नहीं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, तब हम कहेंगे उसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। इतना समझ में आया? ये अच्छे से क्लियर हुआ? अब ये जो 2 बीकर्स हैं, 2 कंटेनर्स हैं, एक ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, एक लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, चाहे ये हो लेस कॉन्सेंट्रेटेड, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, इनके बीच में एक कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है। ये कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है, तो एक डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम कहते हैं ग्रेडियंट। तो एक्चुअली इंग्लिश में ग्रेडियंट बोलते हैं और बायो में टेक्निकली इसे ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट का मतलब ही होता है डिफरेंस। जैसे स्कूल में ग्रेड्स आते हैं ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, तो ये डिफरेंस ही तो है कि ये बच्चे टॉपर्स हो गए, ये सेकंड टॉपर्स हैं, ये एवरेज हैं, ये ग्रेडिंग है। ग्रेडिंग का मतलब ही होता है डिफरेंस। सो ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस। अब अगर वो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं तो उसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कह देंगे, यानी डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 सॉल्यूशंस। कैसे फाइंड आउट किया है? उन सॉल्यूशंस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो निकालकर, राइट? सो ग्रेडियंट जहां भी वर्ड आएगा वहां पर डिफरेंस वर्ड आएगा। अब इन तीनों को समझने के पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, एक और सिचुएशन को हम डिस्कस करते हैं। पहली सिचुएशन हमने डिस्कस की जहां पर पानी बराबर था, शुगर अलग अलग थी।
यानी सॉल्यूट अलग अलग था। सेकेंड हमने तो जहाँ ज़्यादा सॉल्यूट वहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड सिचुएशन हमने डिस्कस की जहाँ सॉल्यूट बराबर था लेकिन सॉल्वेंट अलग अलग था, तो जहाँ कम सॉल्वेंट वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम थर्ड सिचुएशन डिस्कस करते हैं। सपोज ये फिर से 2 बीकर्स हैं, इसमें मैंने लेट्स से 20 टेबल स्पून शुगर डाली है, 20 चम्मच शक्कर और 5 लीटर वाटर ऐड किया है। यहाँ मैंने 6 लीटर वाटर और लेट्स से 25 टेबल स्पून शुगर ऐड की है। कोई भी चीज़ सेम नहीं है, ना पानी का अमाउंट सेम है ना शुगर का अमाउंट सेम है। फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन अप्लाई नहीं हो सकती है। और आपसे मैं पूछ रही हूँ कौन सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कौन सा कम कॉन्सेंट्रेटेड है, कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो इसकी बहुत सिंपल ट्रिक बताती हूँ। हमेशा पहले सॉल्वेंट या सॉल्यूट में से एक चीज़ बराबर कर लो। कैसे बराबर करोगे? इस 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, दोनों से। तो 125 अपॉन 5 6 30 हो गया, राइट? ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। ऐसे ही इस 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू 20 120 एंड 6 5 30। ऊपर सॉल्यूट है, नीचे सॉल्वेंट है। देखो बराबर हो गया ना, सॉल्वेंट 30 लीटर 30 लीटर। बस अब तो क्या है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। सॉल्वेंट बराबर है, सॉल्यूट से चेक करना है। यहाँ सॉल्यूट कम है, यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है, तो ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे मत सॉल्व करना 20/5 एंड 25/6। पहले एक चीज़ बराबर तो करो। एक जब भी स्टूडेंट्स कोई डिफरेंस निकाल रहे हैं तो पहले कोई कंपैरिजन कर रहे हो तो आप कोई चीज़ तो कॉमन होनी चाहिए। आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो फर्स्ट क्लास के बच्चे का कंपैरिजन 7th क्लास से कर दो। भाई दोनों 7th क्लास में है, फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि ये कितना मार्क्स वाला है और ये कितना कम है। या आप जेई के स्टूडेंट को नीट के स्टूडेंट से थोड़ी ना कंपेयर कर सकते हो। कॉमन धरातल पे तो लाना पड़ेगा। तो या तो सॉल्यूट बराबर करो और सॉल्वेंट से चेक करो, या सॉल्वेंट बराबर करो सॉल्यूट से चेक करो। ये मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया। हमेशा सॉल्वेंट को इधर वाले सॉल्वेंट को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, इधर वाले सॉल्वेंट को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्वेंट बराबर हो गए, सॉल्यूट से चेक कर लो, राइट? तो यहाँ हमने देखा कि हमेशा 2 सॉल्यूशंस के बीच में, तीनों केसेस में, एक ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, एक लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। सॉल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या सॉल्यूशन कम कॉन्सेंट्रेटेड है, किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। और इन 2 सॉल्यूशंस के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन का, उसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलेंगे। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, तो आप नेचुरली कहोगे, या सपोज शुगर की बात करते हैं, अभी कंफ्यूज नहीं करते हैं, शुगर कहाँ से कहाँ जाएगी, तो आप बोलोगे कि ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या ज़्यादा शक्कर है, तो शुगर यहाँ से यहाँ चली जाएगी। हमेशा मोर कॉन्सेंट्रेटेड से लेस कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ सॉल्यूट चला जाएगा, राइट? तो ये जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करते हैं तो सब्सटेंसेस मूव करते हैं फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान से समझना, फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। सपोज करो कि यहाँ देखिए, ये सेकंड केस जो है, सपोज करो कि यहाँ पर ये सिचुएशन तो है, बट साथ में मैंने, ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, पर नमक जो है वो मैंने इसमें ज़्यादा डाल दिया। तो नमक यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम में जाएगा। शक्कर यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ आएगी। तो जब भी ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ चली गई। ये बहुत सिंपल सा फंडा है। यहाँ कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। इसे ही तो डिफ्यूजन कहते हैं स्टूडेंट्स। आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल से बताती हूँ। सपोज करो ये एक यू ट्यूब है, ठीक है, और यहाँ पर हमने इतना पानी भरा है और इस तरफ इतना पानी भरा है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, कुछ नहीं है इसमें, सॉल्यूट वॉल्यूट सॉलिड शक्कर नमक कुछ भी नहीं है, पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? तो कोई बच्चा भी बता देगा पानी इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी ज़्यादा है, यहाँ पानी कम है। सॉल्यूट तो जीरो है, सिर्फ सॉल्वेंट चेक करना है। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ये कम है। पानी यहाँ से यहाँ चला गया। कॉन्सेंट्रेटेड पे अभी वो मत करना, कंफ्यूज मत होना। पानी यहाँ ज़्यादा है, पानी यहाँ कम है, पानी यहाँ से यहाँ चला जाएगा।
ये पानी क्यों मूव करा, क्योंकि एक जगह ज्यादा है एक जगह कम है, इनके बीच में ग्रेडियंट है, एक डिफरेंस है, देखो इतना डिफरेंस है इनके बीच में। और ये कब तक मूव करेगा, जब तक ये बराबर नहीं हो जाए। सपोज करो एक टाइम के बाद में ये बराबर हो गए, क्या अब पानी मूव करेगा? नहीं, वो मूव करना बंद कर देगा, क्योंकि अब इनके बीच में डिफरेंस नहीं रहा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, मूवमेंट के लिए, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट के लिए, बिना एटीपी के यूज के मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है एक डिफरेंस होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक बॉक्स लिया और इसमें हमने 2 मेटल की बॉल्स ली, ए बॉल बी बॉल, और ये एक इंसुलेटिंग बॉक्स है, मतलब इसके बाहर हीट रिलीज नहीं हो सकती है। ये बॉल बहुत गर्म है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये बॉल बहुत ठंडी है 0 डिग्री सेल्सियस पे। आपने 1 घंटे के लिए बॉल को रख दिया, 2 घंटे के लिए बॉल को इस इंसुलेटिंग बॉक्स के अंदर रख दिया। मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए इन बॉल्स का टेम्परेचर क्या होगा? आप कहोगे कि मैडम यहाँ से जो हीट निकल रही है, यहाँ हीट ज्यादा है, यहाँ हीट कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ हीट जाएगी, तो इस बॉल का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और इस बॉल का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। ये कब तक होगा? जब तक दोनों का 50-50 डिग्री ना हो जाए। अब ये मूवमेंट ऑफ हीट रुक जाएगा, क्योंकि अब इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं है। तो चीजें डिफ्यूज कब करती हैं? जब एक डिफरेंस हो। और कब तक करती हैं? जब तक वो डिफरेंस इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाए। और कहां से कहां करती हैं? फ्रॉम जो भी चीज के मूवमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। एक और एग्जाम्पल देती हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल ये एक बैटरी है, बैटरी में ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। कैसे होता है पॉजिटिव नेगेटिव? बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो करे होंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपने क्या किया, इससे एक बल्ब को अटैच कर दिया, क्या होगा? यहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, यहां इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। जैसे ही रास्ता मिला इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा से कम की तरफ मूव करेंगे और इस बीच में वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होके ये बल्ब जलेगा। हम बोलेंगे लाइट जल गई, बल्ब जल गया, बट एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स तो बेचारे अपने घर आ रहे हैं वापस। कब तक आएंगे? जब तक बराबर इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाएं। तो चाहे वो चीज़ों का, सब्सटेंसेस का, वाटर का डिफ्यूजन हो, चाहे वो सॉलिड का, शुगर का, सॉल्ट का डिफ्यूजन हो, हीट का डिफ्यूजन हो, करंट का, इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन हो, पैसिव ट्रांसपोर्ट तभी होता है स्टूडेंट्स जब एक डिफरेंस होता है, हाई टू लो होता है, और सिर्फ तब तक होता है जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो इस इक्विलिब्रियम का आखिर क्या मतलब है? आइए उसको लिखते हैं, इक्विलिब्रियम। क्योंकि हम लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में डिफ्यूजन कब तक होता है? जब तक इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए। सो व्हाट इज दिस इक्विलिब्रियम? मुझे एक बात बताइए, क्या इस समय पर पानी का ट्रांसपोर्ट रुक गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट रुक गया, हीट का ट्रांसपोर्ट रुक गया? नहीं। अगर वो रुक जाता तो उसे स्टेडी स्टेट बोलते हैं। यहां पर जितना पानी यहां से यहां जा रहा है अब उतना ही यहां से यहां जा रहा है, यानी नेट मूवमेंट 0 हो गया है। मूवमेंट रुका नहीं है, प्लीज ध्यान से समझिएगा, मूवमेंट रुका नहीं है, लेकिन अब दोनों डायरेक्शंस में इक्वल मूवमेंट हो रहा है, तो हमें कोई मूवमेंट होता हुआ नहीं दिखने वाला है। अभी तो हमें दिख रहा था यहां से पानी कम हो रहा था, यहां पे पानी ज्यादा हो रहा था, यहां ये बॉल ठंडी हो रही थी, ये बॉल गर्म हो रही थी। अब आप इसे कितनी भी देर साथ साथ में रखोगे ना, एक भी बॉल गर्म होगी ना एक भी बॉल ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि अब हीट जितनी यहां से यहां जा रही है उतनी यहां से यहां जाने लगती है। तो प्लीज ध्यान रखिए कि इक्विलिब्रियम जो है वो कोई स्टेडी स्टेट नहीं है, वो एक डायनेमिक स्टेट ही है। दोनों डायरेक्शंस में इक्वल मूवमेंट होने लगता है चीजों का, इसीलिए कोई नेट मूवमेंट नहीं दिखता है, राइट? जैसे वही बात है कि आपने 10 रुपए कमाए और 10 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास नेट मनी कितनी बची? 0 बची, राइट? सो इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज अ डायनेमिक स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल चीजें हैं, स्टेडी नहीं है। इट इज अ डायनेमिक स्टेट व्हेन नो नेट मूवमेंट ऑफ, जो भी सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, ऑफ सब्सटेंस अकर्स। नेट मूवमेंट नहीं हो रहा, या हम ये कहें और
movement of substance, of course, movement of substance is equal in both directions. तो हमें कोई कुछ होता हुआ दिखेगा नहीं. Equal in both directions. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. डायरेक्शंस इक्वल इन बोथ, या कहें नो नेट. तो हम यहाँ क्या कहेंगे? वाटर इज मूविंग फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, पानी जहां ज्यादा था वहां से, टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. हीट ट्रांसफर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. या जो सेकेंड एग्जाम्पल हमने, पानी बराबर है, यहाँ शक्कर ज्यादा है यहाँ शक्कर कम है, तो जहां ज्यादा शक्कर है वहां से कम शक्कर की तरफ, जब तक शक्कर बराबर ना हो जाए. उसके बाद कोई नेट मूवमेंट हमें नहीं दिखेगा, बट मूवमेंट हो रहा है, डायनामिक है, बट दोनों डायरेक्शन में बराबर हो रहा है, तो नेट मूवमेंट नहीं दिख रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है. तो अब सवाल उठता है कि ये हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक वर्ड्स का क्या मतलब है. आइए लिखते हैं. लेट्स राइट. पहला वर्ड है हाइपरटोनिक. हाइपर का क्या मतलब होता है? आपको जब बहुत गुस्सा आ जाता है तो क्या बोलते हैं? अरे यार हाइपर क्यों हो रहा है? हाइपर मतलब बहुत ज्यादा. तो सपोज करो ये दो सॉल्यूशंस हैं. फॉर एग्जांपल, पानी बराबर है 1 लीटर, इसमें 3 टेबल स्पून शुगर है, इसमें 2 टेबल स्पून शुगर है. ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है, अब मुझे बताइए? ये वाला. तो ये सॉल्यूशन जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है वो हाइपरटोनिक हो गया इन कंपैरिजन टू दिस सॉल्यूशन. या हम ये कहें कि ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी ये कम है, कम के लिए हाइपो वर्ड यूज करते हैं. सो दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इन कंपैरिजन टू दिस. सो हाइपरटोनिक का मतलब है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा गुस्सा आना, हाइपर हो जाना, हाइपर सेंसिटिव, बहुत अति संवेदनशील, हाइपर सेंसिटिव. सो ऐसे ही अगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, जिस भी सॉल्यूशन का पूछा जा रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन दैट ऑफ अदर सॉल्यूशन जिससे आप कंपेयर करना चाह रहे हो. नाउ हाइपोटोनिक इसका ठीक उल्टा हो जाएगा. ये हम सॉल्यूशंस हैं सारे. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो भी, अब सॉल्यूशन समझ में आ रहा है ना, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज लेस देन अदर सॉल्यूशन. और आइसोटोनिक मीन्स दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो नेट मूवमेंट नहीं दिखेगा सब्सटेंसेस का. डायनेमिक, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है दोनों. सो इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशन इज सेम और इज इक्वल. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स? हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि मैं आपको कहूंगी ये सेल है, सपोज एक एनिमल सेल है, ये न्यूक्लियस है, और मैंने इसे एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, तो मेरा यहाँ क्या मतलब होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इस सेल के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसमें सॉल्यूट्स ज्यादा हैं, इसमें कम है. तो मैं आपसे पूछूंगी कहां से कहां सॉल्यूट जाएगा? जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ. मैं आपसे कहूंगी कि मैंने सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, यानी इसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहां ज्यादा है, तो अब उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा, सॉल्यूट सेल से बाहर निकलेंगे. या मैं आपसे कहूंगी मैंने सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, नेट मूवमेंट जीरो है, ना सेल से सॉल्यूट्स बाहर निकलेंगे ना अंदर जाएंगे, एक्चुअली अंदर भी जा रहे हैं बाहर भी जा रहे हैं पर इक्वल अमाउंट में जा रहे हैं, तो नो नेट मूवमेंट. तो जब हम आगे पढ़ेंगे कि सेल का क्या रिलेशन होता है तब वहां पर ये वर्ड्स बहुत काम आएंगे. यहां एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ के खत्म कर दीजिए, और वो है कि जब भी हम हाइपर या हाइपो या आइसोटोनिक बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में सॉल्यूशन के, तो हम उसमें सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं.
हाँ, अगर मैं अलग से पूछूं कि ये 2 सॉल्यूशंस हैं, इसमें 1 लीटर पानी है, 1 चम्मच शक्कर है, इसमें 2 लीटर पानी है, 3 चम्मच शक्कर है, कोई भी 2 सॉल्यूशंस हैं, और मैं आपसे पूछूं कि सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम कहाँ है, तो वो फिर आप अलग से बताओगे। लेकिन अगर मैं कुछ भी नहीं बोलूं, मैं आपसे बस इतना पूछूं कौन सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कौन सा कम कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आपको क्या निकालना है कि सॉलिड कहाँ ज्यादा है, सॉलिड कहाँ कम है। इसको ऐसे समझो जैसे ये है, इस केस में आप बोलोगे ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि इसमें सॉलिड ज्यादा है। बट सपोज करो कि अगर ये ऐसा कर दूं मैं, अब मैं आपसे पूछूं ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है, तो हमने क्या पढ़ा है, कॉन्सेंट्रेशन हम हमेशा, अगर पूछा नहीं है अलग से सॉल्वेंट के लिए, लिक्विड के लिए, तो हम सॉलिड का ही मानकर चलते हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, सॉलिड अपॉन लिक्विड। यहां पे सॉलिड अपॉन लिक्विड, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, तो कौन सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, हम तो सॉलिड ही मानकर चलते हैं, अगर पूछा नहीं है तो ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। बट अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूं, अलग से पूछूं कि आप तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पानी, सॉल्वेंट का बताओ कहां ज्यादा है, तो ये आप कहोगे यहां पानी ज्यादा है, यहां पानी कम है। तो अगर पूछा नहीं गया है अलग से, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ही होता है। उसी बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है। प्लीज नोट दिस। ऑलराइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े। हमने देखा कि ये अब डिफ्यूजन बहुत आसान हो जाएगा कि अगर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस की तरफ वो मूव करता है, और तब तक मूव करता है स्टूडेंट्स जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब एक डायनेमिक स्टेट, जब नेट मूवमेंट नहीं हो रहा, या कहें दोनों डायरेक्शंस में मूवमेंट इक्वल हो रहा है। अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो हाइपर, हाइपर, आइसोटोनिक वर्ड्स हम सॉल्यूट यानी सॉलिड पार्ट के कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज करते हैं। आइए अब हम एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास से हमें बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, और वो है टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। आपको पता है हमारी सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, सेल में सारे ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेनस हैं, काफ़ी सारे, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एक्सेट्रा सब। सेल वॉल है, वो भी एक मेम्ब्रेन है। तो ये सब मेम्ब्रेन्स हैं। तो यहाँ पर हम टाइप्स पढ़ेंगे और बेसिस होगा परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। क्या मतलब होता है परमिएबिलिटी का? सपोज आपको क्लास के अंदर बैठना है, आप नए हो स्टूडेंट, आपको क्या करना पड़ेगा? अंदर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप अंदर जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। ये परमिशन कौन देगा? स्कूल के प्रिंसिपल देंगे। ऐसे ही मेम्ब्रेन को कोई सब्सटेंस पास कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये कौन डिसाइड करेगा? वो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी डिसाइड करेगी कि वो परमिशन दे रही है या नहीं दे रही है। तो इस बेसिस पे 4 टाइप की मेम्ब्रेन्स होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही हार्ड प्रिंसिपल है। ये किसी चीज को अपने आर पार नहीं जाने देगी, ना सॉलिड यानी सॉल्यूट, ना सॉल्वेंट यानी लिक्विड, कुछ भी इसके आर पार नहीं जा सकता। सो दे डू नॉट अलाउ एनी सब्सटेंस, और एनी का मतलब है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कुछ भी नहीं जाएगा अक्रॉस देम। आपको याद है हमने एनाटॉमी में पढ़ा था, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है एंडोडर्मिस पे या कॉर्क में, क्यूटिन का डिपोजिशन हो जाता है, क्यूटिकल जिसे हमने कहा था। वो हमने क्या कहा था कि वहां पर वाटर, गैसेस, सॉल्यूट्स कुछ भी उसके आर पार नहीं जा सकते। वो क्या है? वो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन के ही एग्जाम्पल्स हैं। सो एग्जाम्पल है सुबेरेनाइज्ड सेल वॉल या क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल, या इवन अगर ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, इनके भी आर पार अगर इसकी प्लास्टिक की, सपोज करिए आपने एक बीकर लिया, उसमें एक तरफ ज्यादा पानी एक तरफ कम पानी लिया और बीच में एक प्लास्टिक की मेम्ब्रेन लगा दी, तो भले ही एक तरफ
पानी ज़्यादा है एक तरफ कम है, फिर भी वो मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि प्लास्टिक उसको अलाउ ही नहीं करेगा। तो भले ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन है, फिर भी मूवमेंट नहीं होगा। ये दो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड, इसकी ठीक उल्टी, खूब बच्चे जिसको आना है आओ बैठो पढ़ो, परमिएबल, इसे कई बार फ्रीली परमिएबल भी कहते हैं। सो व्हाट इज परमिएबल मेम्ब्रेन? कुछ भी सॉलिड हो लिक्विड हो सबको परमिशन देती है। सो इट अलाउज ऑल सब्सटेंसेस दैट इज सॉल्वेंट and solutes both to pass or to it allows all substances, it does not allow any substance across them, it allows, ऐसा लिखते हैं, it do not allow passage of, ऐसा लिख देते हैं, and it allows passage of all substances across them, आर पार। जैसे जो नॉर्मल सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल, सेल्यूलोजिक सेल वॉल, वो इसी की तरह की एक सेल्यूलोसिक सेल वॉल। अगर आपको याद हो जब हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम लिखते भी हैं कि सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल या प्राइमरी सेल वॉल भी लिखा हो सकता है। नाउ थर्ड है सेमी परमिएबल, ना इम्परमिएबल ना फ्रीली परमिएबल, उनके बीच की सेमी, जैसे सेमी सर्कल, सेमी ल्यूनर आधा चंद्रमा, सेमी सर्कल अर्धगोला। सेमी परमिएबल मतलब ये एक चीज के लिए परमिएबल है, एक के लिए नहीं है। ये सॉल्वेंट लिक्विड्स को पास होने देती है, सॉलिड सॉल्यूट को पास नहीं होने देती है। सो इट अलाउज पैसेज ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम ऑस्मोसिस पढ़ेंगे तो मैं बार बार इसका नाम लिखूंगी। इट अलाउज पैसेज ऑफ सॉल्वेंट्स ओनली across it and not solute, सॉलिड नहीं पास हो सकता, सिर्फ लिक्विड जो भी है सॉल्यूशन के अंदर वो पास हो जाएगा, लिक्विड पास हो जाएगा बट सॉलिड पास नहीं होगा। यानी कि अगर आपने, वही यू ट्यूब है, एक तरफ ज़्यादा पानी एक तरफ कम पानी, और बीच में अगर आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी कोई, तो क्या होगा? तो लिक्विड तो पानी तो पास हो जाएगा, बट अगर सपोज उस पानी में शक्कर वगैरह भी डिजॉल्व है तो वो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन नहीं जा पाएगी, वो मूव कर ही नहीं पाएगी। सो इसके एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। जैसे एग मेम्ब्रेन जो होती है स्टूडेंट्स, वो ऐसी है। पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ये नाम याद होने चाहिए, पार्चमेंट मेम्ब्रेन। देन एक कॉपर फेरी साइनाइड, ये मेम्ब्रेन भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कॉपर फेरी साइनाइड मेम्ब्रेन। ऑलराइट, जस्ट नोट देम डाउन। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये भी, एंड दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स जब हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो मैं आपको वहां लिखवाती हूं कि सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या किसी भी ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन, या इवन जब हम वैक्यूल की मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, टोनोप्लास्ट जैसे हम कहते हैं, वहां हम हर जगह सिलेक्टिवली परमिएबल लिखते हैं, जबकि सेल वॉल के लिए हम सिर्फ परमिएबल लिखते हैं, क्योंकि सेल वॉल के थ्रू लिक्विड और सॉलिड दोनों पास हो सकते हैं। पर इसका क्या मतलब है? क्योंकि अब तो दोनों पास हो सकते हैं, परमिएबल दोनों नहीं पास हो सकते हैं, इम्परमिएबल पानी लिक्विड जा सकता है, सॉलिड नहीं जा सकता, सेमी परमिएबल। तो अब क्या कंडीशन बची स्टूडेंट्स? ये जनरली सेमी परमिएबल है, यानी सॉल्वेंट तो आराम से जाता है, बट कुछ स्पेशल सॉलिड्स भी जा सकते हैं। तो एक तरह से ये सेमी परमिएबल है, बट कुछ सिलेक्टिव सॉल्यूट्स भी जा सकते हैं, जैसा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सारे ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट इसके साथ होता है। सो दे अलाउ पैसेज ऑफ सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट्स तो सारे जाएंगे, लिक्विड तो कोई भी जा सकता है, सॉल्वेंट्स एंड सम स्पेसिफिक सॉल्यूट्स, या ऐसा लिखते हैं सम सिलेक्टिव सॉल्यूट्स,
इसीलिए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ऐसा नहीं है कि कोई भी सॉलिड आर पार चला जाए. सॉल्यूट अक्रॉस देम. तो सॉल्वेंट सारे, बट सम सिलेक्टिव सॉल्यूट्स. सेमी परमिएबल में क्या होता है, सिर्फ सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्यूट पास नहीं कर सकता है. फ्रीली परमिएबल में दोनों, कोई भी सॉल्यूट कोई भी सॉल्वेंट पास कर सकता है. इम्परमिएबल में कोई भी सॉल्यूट कोई भी सॉल्वेंट पास नहीं कर सकता है. इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत आसान है याद रखना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. फिर सभी ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन, सो ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन, चाहे वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो, माइटोकॉन्ड्रिया की हो, प्लास्टिड्स की हो, ईआर की हो, गोल्जी की हो. एंड टोनोप्लास्ट जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, सो वैक्यूलर मेम्ब्रेन. वैक्यूल में भी हम देखेंगे जब अभी पढ़ेंगे प्लांट सेल के बारे में. वैक्यूल की मेम्ब्रेन के आर पार सारा लिक्विड जा सकता है, कुछ स्पेशल सॉलिड्स हैं वही जा सकते हैं. सो ये सिलेक्टिव हैं या डिफरेंस करते हैं सॉलिड्स के बीच में. लिक्विड्स के लिए तो सब सॉल्वेंट है, सब परमिएबल है. तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. सो अब आपको समझ में आ गया है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक क्या है, कैसे कॉन्सेंट्रेशन को कंपेयर करना है, और मेम्ब्रेन्स की परमिएबिलिटी क्या है. नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट की. सो आई जस्ट होप यू आर एंजॉइंग द सेशन. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.